हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा यूजीसी नेट का कंप्यूटर साइंस का पेपर सेकेंड 7 दिसंबर 2023 का। ठीक है, तो यहाँ पर हम पार्ट फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से देखते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, हमको टू स्टेटमेंट्स गिवन है। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है, इन अ डेटाग्राम नेटवर्क राउटर होल्ड स्टेट इंफॉर्मेशन अबाउट द कनेक्शन। यानी कि राउटर जो है वो होल्ड करके रखता है स्टेट की इंफॉर्मेशन और उनके कनेक्शन की इंफॉर्मेशन। ठीक है, बट दिस इज इनकरेक्ट। ठीक है, वही वर्चुअल सर्किट नेटवर्क क्या करता है, ईच वर्चुअल सर्किट रिक्वायर्स अ राउटर टेबल स्पेस पर कनेक्शन। यस, दिस इज ट्रू, हमने पढ़ा है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको डिटेल में समझ लेते हैं। तो देखो, सबसे पहला जो स्टेटमेंट है, अकॉर्डिंग टू दैट द डेटाग्राम नेटवर्क ईच पैकेट इज राउटेड इंडिपेंडेंटली, है ना। उसको किसी भी कनेक्शंस की या किसी भी राउटर्स की जरूरत नहीं होती है, वो हर एक तरीके से इंडिपेंडेंटली वर्क करता है। जब पैकेट व्हेन पैकेट इज फॉरवर्डेड, राउटर डज नॉट टेक इनटू कंसिडरेशन एनी अदर पैकेट इफ दे अराइव फ्रॉम सेम सोर्स और सेम डेस्टिनेशन सेम आउटपुट, है ना। मतलब उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि भले वो सेम से आ रहा है, सेम में जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो इंडिपेंडेंटली वर्क करेगा। ठीक है, क्लियर है। नाउ डेटाग्राम नेटवर्क आर कनेक्शन लेस, जैसा कि हमने पढ़ा था। ठीक है, यूडीपी लाइक, है ना। और बाकी ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं आगे। इन वर्चुअल सर्किट नेटवर्क हर एक सर्किट को क्या जरूरत होती है, काय की जरूरत होती है, राउटर टेबल की जरूरत होती है ना। हमने देखा था कि एक राउटर टेबल बनती है और हर एक जो मतलब हर एक उसके नोड्स को नेबर की जानकारी रखने की इंफॉर्मेशन हो, मतलब उसको पता होना चाहिए कि इसका नेबर कौन सा है, वहां तक कितनी कॉस्ट लग रही है एंड अदर थिंग्स। ठीक है, तो दिस इज अबाउट दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अन एड्रेस इन अ मेन मेमोरी इज कॉल्ड फिजिकल एड्रेस। ठीक है, जो मेन मेमोरी में हमारा एड्रेस होता है वो फिजिकल एड्रेस होता है। ठीक है, आप जानते हैं रेम एक प्रकार की फिजिकल मेमोरी है ना, मतलब प्राइमरी मेमोरी, लेकिन आप रेम को मतलब टच कर पा रहे हो ना, आप फील कर पा रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड कि वो फिजिकल मेमोरी होगी। वो किस टाइप का एड्रेस रखेगी, फिजिकल टाइप का। ठीक है, तो थोड़ा सा समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को, डीप में इंपॉर्टेंट है। देखो, वर्चुअल एड्रेस क्या होता है, तो सबसे पहले वर्चुअल एड्रेस वो होता है जो वर्चुअल मेमोरी यूज करती है। ठीक है, हम जानते हैं वर्चुअल मेमोरी कहाँ पर यूज होती है, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट्स में, जहां हमको ऐसा लगता है कि हमारी जो मतलब जो हमारी प्राइमरी मेमोरी वो एक्सटेंड हो गई है। ठीक है, तो वर्चुअल मेमोरी का काम होता है उसको एक्सटेंड करने का। मेमोरी एड्रेस जनरल टर्म है। ठीक है, सो इट इज रिलेटेड टू वर्चुअल और फिजिकल एड्रेस। ठीक है, तो मेमोरी एड्रेस अपने आप में कुछ नहीं है। लॉजिकल एड्रेस की बात करते हैं तो इट इज अनदर टर्म ऑफ वर्चुअल एड्रेस, हम इसको वर्चुअल एड्रेस भी बोल सकते हैं। ठीक है, सो इम्पोर्टेंट पॉइंट था, मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं अबाउट द मेमोरीज ऑफ वर्चुअल एंड यहाँ पर जो भी लॉजिकल मेमोरी एड्रेस सारी चीजें दे रखी, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ यूनिवर्सल ऑफ डिस्क्लोज आर ऑल रियल नंबर्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। ठीक है, सो यहाँ पर यूनिवर्स ऑफ डिस्क्लोजर से ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं आते हैं, बट बहुत लिमिटेड अमाउंट हो। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, देखो मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखा देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप देखो इसको सॉल्व करोगे स्टेटमेंट फर्स्ट को, ठीक है, तो यहाँ पर रियल नंबर की बात हो रही है। ठीक है, ऑल रियल नंबर्स बाय एक्स वाई इज इक्वल टू, जब आप इसको आपकी इसमें वैल्यू पुट करोगे तो आपको ये करेक्ट मिलेगा। ठीक है, और ऑलमोस्ट इस टाइप की क्वेश्चन अक्सर सही दिए जाते हैं ना, तो आप इसको गेस वर्क भी करके आगे बढ़ सकते हैं, अदरवाइज आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन ये वेरी बहुत टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है ना। तो मैं आपको प्रेफर करूंगी कि ऐसे क्वेश्चंस को आप एग्जाम में बिल्कुल भी ना सॉल्व करें, है ना। एक आध क्वेश्चन अगर हम गलत कर भी देंगे तो डजेंट मैटर। ठीक है, इफ दिस ए ऑल रियल नंबर्स, है ना, तो हम जब इसको पुट करेंगे तो आपका ट्रू आ जाएगा। ठीक है, सेम अगेन बोथ सी और डी में भी हो जाएगा, तो ये चारों ही इक्वेशन बिल्कुल सही गिवन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द जेनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ मल्टी एजेंट सिस्टम। तो मल्टी एजेंट सिस्टम का क्या काम होता है, तो मल्टी एजेंट सिस्टम विद डाइवर्स ऑब्जेक्टिव्स एंड कम्युनिकेशन एबिलिटीज। ठीक है, मल्टी एजेंट सिस्टम है ना, उसके पास बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और कम्युनिकेशन एबिलिटीज होती है। तो थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं व्हाट अबाउट द मल्टी एजेंट सिस्टम। तो देखो, एक मल्टी एजेंट सिस्टम जनरली स्ट्रक्चर बेस्ड होता है, थर्ड डिस्क्रिप्शन का, मल्टी एजेंट विथ डाइवर्स ऑब्जेक्टिव्स एंड कम्युनिकेशन एबिलिटीज। ठीक है, जहां पर हमारे पास होते हैं एजेंट्स, ऑब्जेक्टिव्स, कम्युनिकेशन, टास्क और एनवायरमेंट। ठीक है, एजेंट क्या काम करता है,
हर एक एजेंट के पास अपनी एक सिस्टम की एबिलिटी होती है जो वो इंडिविजुअली टास्क परफॉर्म कर सके। क्लियर है? आप जानते ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है? तो ईच एजेंट कैन हैव डाइवर्स ऑब्जेक्टिव, उनका अपना मतलब कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है? देयर गोल्स डू नॉट शेयर नेव अलाइन एंड कैन बी आइदर कोऑपरेटिव और कॉम्पिटिटिव। ठीक है? उनका जो नेचर होता है या उनका गोल होता है, या तो वो कोऑपरेटिव होंगे, कोऑपरेट करेंगे, या फिर वो कॉम्पिटिटिव होंगे, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेंगे। ठीक है? नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन। तो आप जानते हैं कि हर एक यहाँ पर एजेंट होंगे, वो उनकी एबिलिटी होगी कि वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सके। देखो इस बार मल्टी एजेंट से इस टाइप का क्वेश्चन पूछा है इसमें, लेकिन अगली बार वो पूछ सकते हैं ना कि इनमें से कौन सा मल्टी एजेंट के कंपोनेंट्स नहीं है। ठीक है? तो आपको इन तीनों चारों में से कोई 3 दे देंगे और 4 दे देंगे और 5वें में आपको कुछ और दे देंगे, तो आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है? ना टास्क की बात करते हैं तो टास्क असाइन एजेंट, एक टास्क हम मतलब टास्क असाइन किया जाता है, हम उस एजेंट को टास्क देते हैं ताकि जो भी मतलब नेगोशिएशन करना या फिर कोऑपरेशन करना, कंपटीशन, ये सारी चीजों को हैंडल कौन करता है? टास्क। ठीक है? इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो इन्वायरमेंट जहां पर एजेंट्स ऑपरेट करते हैं, देयर वर्ल्ड इसेंशियली, है ना। सो तो दिस इज द मेन कंपोनेंट्स फॉर द मल्टी एजेंट सिस्टम। तो व्हाट इज द मेन कंपोनेंट अबाउट दिस? तो एजेंट, ऑब्जेक्टिव, कम्युनिकेशन, टास्क एंड इन्वायरमेंट। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो मैं क्वेश्चंस को डिटेल में इसलिए बता रही हूँ जस्ट बिकॉज क्योंकि हमको मल्टी एजेंट का ये क्वेश्चन डेफिनेटली रिपीट नहीं होगा। ठीक है? लेकिन मैं इतनी गारंटी देती हूँ कि अगर इसमें से कोई क्वेश्चन बनेगा तो वो जो हम डिटेल में पढ़ रहे हैं उसमें से क्वेश्चन बनने के 99.9% चांस है। ठीक है? लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ इवेल्यूटिंग द पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन? ठीक है? तो आपको ऐसे पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन दे रखा है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? बाय स्टेक। ठीक है? स्टेक के थ्रू हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है? तो मैं यहाँ पर एक स्टेक ले लेती हूँ सबसे पहले। ठीक है? मैंने अपना स्टेक बनाया। अब यहाँ पर आप सबसे पहले कौन सी एलिमेंट डालोगे? 4। ठीक है? फिर 3। ठीक है? अब जैसे आपको ऑपरेशन मिला तो आप क्या करोगे? ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो सभी एलिमेंट्स बाहर आ जाएंगे। ठीक है? तो हम जैसे इसको ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो सारे एलिमेंट्स बाहर आ जाएंगे। तो अगर मैं इसको लिखती हूँ तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 4 स्टार 3 कितना हो जाएगा? 12। क्लियर है यहाँ पर? ठीक है? तो अब हमारे पास क्या बचा? इन सबको हटा के अब हम क्या लिख सकते हैं? 12 लिख सकते हैं ना। तो मैं यहाँ पर 12 लिख देती हूँ। क्लियर है? तो हमारे पास स्टेक में कितने एलिमेंट है? खाली 12। अब ये तो क्लियर हो गया। अब 2 और 5। ठीक है? तो हम लिखेंगे 2, फिर हम डालेंगे 5। अभी अभी हमारे पास ऑपरेशन नहीं आया तो हमने ऑपरेशन को अब इंक्लूड किया है। ऑपरेशन आया, अब हम पॉप करेंगे तो अगेन सेकंड मेरी कंडीशन क्या हो जाएगी? 5। ठीक है? अगेन 5 स्टार 2। ठीक है? तो कितना हो गया? 10। ठीक है? 10। तो अब मैं वापस से अगेन इसको रिमूव कर सकती हूँ 10। ठीक है? तो यहाँ पर देखो अगेन मैं इसको रिमूव कर सकती हूँ ना 5, और इसको हमने सॉल्व कर लिया है। तो अब हमारी स्टेक में क्या वैल्यू आ जाएगी? 10। ठीक है? क्लियर है? आई डोंट थिंक कि आपको इसमें कोई डाउट होगा। इसके बाद ये वाली इक्वेशन हमने सॉल्व करी, फिर आएगा प्लस। ठीक है? तो हम प्लस डालेंगे और जैसे ही प्लस आएगा तो आपके पास ऑलरेडी 2 एलिमेंट्स हैं, आप इसमें प्लस इंक्लूड कर दोगे तो 12 प्लस 10। ठीक है? कितना हो गया? 22। ठीक है? तो अब हमारी सारी वैल्यूज रिमूव हो जाएंगी और यहाँ पर स्टेक में कितनी वैल्यू आएगी? 22। ठीक है? ठीक है? तो यहाँ पर हमने प्लस हटा दिया था। अब 8, आप 8 इंक्लूड करोगे। ठीक है? और 8 इंक्लूड करने के बाद आपके पास लास्ट एलिमेंट है माइनस, और जैसे ही माइनस आएगा आप पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करके माइनस करोगे, और जैसे ही आप इसमें से माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 14। ठीक है? सो हमको इस टाइप से इसको सॉल्व करना है। तो अब हमारे स्टेक में कौन से वैल्यू आ जाएगी? 14। तो यही हमारा करेक्ट आंसर है। तो बस हमको इसको सिंपली सॉल्व करना था। और यहाँ पे पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन बोला था, मतलब कि आपको जैसे ही कोई एलिमेंट 2 वैल्यूज के बाद मिलेगा ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए तो आप उसको पॉप करोगे। क्लियर है? तो ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 14। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास कि गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। ठीक है? हमको 2 स्टेटमेंट्स गिवन है। फर्स्ट है इन रीयूज ओरिएंटल मॉडल मॉडिफिकेशन ऑफ द ओल्ड सिस्टम पार्ट अप्रोप्रिएटेड टू न्यू रिक्वायरमेंट्स
और सेकेंड है इन रीयूज ओरिएंटेड मॉडल इंटीग्रेशन ऑफ मॉडिफाइड पार्ट्स आर नॉट पॉसिबल इनटू न्यू सिस्टम। तो देखो स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकेंड क्या बोल रहा है कि रीयूज ओरिएंटेड मॉडल में आप मॉडिफिकेशन करते हो किसी भी ओल्ड मतलब ओल्ड सिस्टम के पार्ट्स का और टू द न्यू रिक्वायरमेंट नई रिक्वायरमेंट्स के लिए, तो बिल्कुल ट्रू है ना। हम उसका क्यों रीयूज करेंगे जब आपको किसी मान लो कि आपने एक मॉडल्स बनाए हैं जो उसमें छोटे छोटे कंपोनेंट बनाए, तो मैंने आपको समझाया था कि हम मॉडलिंग में उसको रीयूज करते हैं ताकि हम किसी और सिस्टम में उस मॉडल का यूज कर सकें। क्लियर है? तो हम न्यू पार्ट्स न्यू रिक्वायरमेंट्स के लिए उसको यूज कर रहे हैं, सिंपल है ना। तो हम ओल्ड वाले से ही उसको ले रहे हैं डेफिनेटली। तो यही बोल रहा है कि ओल्ड पार्ट्स की जो चीजें अगर हम लेते हैं तो हम उसको रीयूज में करते हैं, तो बिल्कुल ट्रू है। लेकिन जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है इंटीग्रेशन ऑफ मॉडिफाइड पार्ट आर नॉट पॉसिबल इनटू न्यू सिस्टम, तो दिस इज नॉट ट्रू। इंटीग्रेशन इज पॉसिबल है ना, क्योंकि हम रीयूज में मॉडलिंग करते हैं ना, मतलब छोटे छोटे मॉडल्स को जोड़ते हैं। तो इट इज पॉसिबल कि आप ये नहीं कह सकते कि वो मॉडिफाइड नहीं हो सकता, इंटीग्रेटेड नहीं हो सकता। यस इट कैन बी पॉसिबल कि वो इंटीग्रेटेड हो सकता है। ठीक है, सो थोड़ा सा अगर हम देखना चाहें तो हम डिटेल में रीयूज के बारे में देख सकते हैं, ओरिएंटल मॉडल के बारे में। तो मैंने बताया ही इट इज अ कैपेबिलिटी ऑफ रीयूजेबिलिटी जहां पर हर एक कंपोनेंट और मॉड्यूल्स आर एडोप्टेड मॉडिफाई। मैंने आपको समझाया भी कि मॉड्यूल्स हम इसके अंदर यूज करेंगे। जहां पर भी आप कोई अगर रीयूजेबिलिटी के फंक्शन यूज कर रहे हो ना, तो वहां मोस्टली आपको मॉडल्स वर्ड्स देखने को मिलेगा, क्योंकि मॉड्यूल्स जो होते हैं ना, मॉड्यूल्स को हम छोटे छोटे किसी भी बड़े सिस्टम को आप छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देते हो, और फिर अगर आपको फर्दर इस वाले पार्ट को मान लो कि इतने इतने पार्ट को मुझे नेक्स्ट किसी सिस्टम में यूज करना है, तो मैं इजीली इसको यूज कर सकती हूँ। लेकिन अगर हमने इसको मॉड्यूल में नहीं तोड़ा है, तो फिर अगर आपको इस पार्ट की नीड है ना, तो फिर आपको कितनी दिक्कत आएगी, क्योंकि आपको सारा ही सिस्टम आपका वेस्ट हो जाएगा, है ना। क्योंकि हमको बाकी इन तीनों की नीड नहीं है ना, और मेजोरिटी तो ये तीनों ही है, इसीलिए हम इसको इसमें मॉड्यूल यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। पी स्टेटमेंट पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ना, ध्यान रहे द यूनिवर्सल ऑफ डिस्क्लोज कंसिस्ट इंटीजर्स वेयर हैव अ ट्रूथ वैल्यू। तो देखो मैं आपको इसको सिंपली करने का तरीका बताती हूँ। लाइक अगर आप जीरो करोगे यहाँ पर सबसे पहले, तो जीरो इज इक्वल टू जीरो, यस ट्रू है ना, बिल्कुल ट्रू हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं पी इज इक्वल टू वन, वन का स्क्वायर कितना हो जाएगा, वन का स्क्वायर कितना हो जाएगा वन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी इक्वल आ गया। अब यहाँ पर जब आप टू को लोगे ना, तो टू का स्क्वायर कितना आएगा फोर, तो दिस इज नॉट इक्वल है ना। तो यहाँ पे वन वर्क कर रहा है, टू वर्क कर रहा है, लेकिन थ्री सी वर्क नहीं कर रहा है। अब इन दोनों में से मैं कैसे, तो देखो आपको मैंने बताया है कि ये जो होता है ये हमारे लिए फोर ऑल होता है। ठीक है, यानी वो यूं कह रहा है कि जितने भी आप एक्स लोगे वो हमेशा एक्स स्क्वायर के बराबर होंगे। तो हमने अभी ऊपर देखा कि आपने टू लिया तो उसका स्क्वायर फोर आ रहा है। मान लो मैं इसकी जगह थ्री लेती हूँ, तो क्या थ्री का स्क्वायर थ्री आएगा, नहीं, इसका नाइन आएगा, और वैल्यू फर्दर बढ़ती जाएगी, है ना, इंक्रीज हो रही है। तो हम फोर ऑल के लिए कंडीशन नहीं कह सकते, लेकिन सम के लिए कह सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है, सम है ना, कुछ कुछ वैल्यूज जो है वो सम एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को फॉलो कर रही है। सो बस इस टाइप से आपको याद रखना है कि ए बी और डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द पर्पस ऑफ यूजिंग इंटरमीडिएटेड कोड इन कंपाइलर। तो इंटरमीडिएटेड कोड का पर्पस क्या होता है, अपने फेजेस ऑफ कंपाइलर पढ़े होंगे, है ना, जहां पर हमने लेक्सिकल, सिंटेक्स, सिमेंटिक, ठीक है, और इंटरमीडिएटेड कोड जनरेशन, कोड ऑप्टिमाइजेशन, है ना, और टारगेट कोड, ये सारे हमारे लेक्सिकल के फेस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि जब आप ये इंटरमीडिएट का यूज क्यों करते हो। ठीक है, तो देखो इंटरमीडिएट का यूज क्यों करते हैं हम, हमारे जो कोड को ऑप्टिमाइज करने के लिए। जैसे आप क्या करते हैं, इंक्रीज द चांसेस टू री यूजिंग मशीन इंडिपेंडेंट कोड ऑप्टिमाइजर इन अदर कंपाइलर। आप इसको मशीन इंडिपेंडेंट बनाते हो कोड ऑप्टिमाइजर के लिए, है ना। तो नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे फर्दर क्या हो जाएगी, कोड ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैच द कॉलम। तो आपको दे रखा है हिल क्लाइंबिंग, और इसकी आपको आपको इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले हिल क्लाइंबिंग के लिए हम क्या लिखेंगे, तो देखो मैं आपको सबसे अच्छी ट्रिक बताती हूँ इसकी। देखो यहाँ पर हील मतलब ऐसे हील डबल एल आ रहा है ना, तो आप इससे वन को थोड़ा सा कनेक्ट कर सकते हो। क्लियर है ना। बी का फर्स्ट अगर मैं देखती हूँ, मतलब ब्रेथ फर्स्ट सर्च, ब्रेथ फर्स्ट सर्च बी की पावर में
डी, ठीक है, इसको आप नॉर्मली याद रखें, लेकिन आगे का मैं बताऊंगी आपको। सी की पावर में 4, देखो आप जानते हो कि ए और यहाँ पर दे रखा है स्टार, है ना, इट्स लाइक स्टार इसके सर पे है, मतलब ए के सर पे, और यही हम बी के सर पे हमारे एम मिलेगा। आप बोलोगे कि मैम आपने यहाँ पे बताया है, यहाँ पे हम कंफ्यूज हो सकते हैं, तो आपको कभी भी वो डी नहीं देगा, आपको या तो यहाँ पे एम ही देगा या फिर कुछ और वैल्यू देगा, लेकिन यहाँ पर ये फिक्स है कि वो डी ही देगा, है ना, ठीक है। सो इसीलिए आपको बस याद रखना है ए स्टार तो बी की पावर में एम, जैसे कि ए की पावर में एम है तो बी की पावर में यहाँ पे आपको एम मिल जाएगा, ठीक है। डेप्थ फर्स्ट सर्च तो बी डी, है ना, तो आपको डायरेक्टली इससे याद रखना है डेप्थ से, डी से, तो बी तो नॉर्मली सब में ही आ रहा था और आपको ये दिख रहा है कि डी इसका साथी हो जाएगा, इसीलिए क्यों, क्योंकि, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस, बस आपको नॉर्मली याद रखना है, कैसे भी आप याद रखो, इट डजंट मैटर, है ना, आपसे कोई नहीं पूछ रहा कि आपने कैसे याद रखा है। देखो मैं अपनी ट्रिक्स बता रही हूँ आपको, मतलब मैं ऐसे याद रखती हूँ, आप एक दो बार इसको देखोगे आपको अपने आप याद हो जाएंगी चीजें, इसीलिए, ठीक है। तो देखो मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि डी जो है यहाँ पे डेप्थ का काम कर रहा है, ठीक है, डी मतलब डेप्थ, ठीक है। और वहीं अगर हम यहाँ पे एम की बात कर रहे हैं तो एम इज मैक्सिमम डेप्थ ऑफ सर्च, ठीक है, इसीलिए वो एम एम और बी यहाँ पे ब्रांचिंग फैक्टर है, इसीलिए वो यहाँ पे डी यूज नहीं करेगा, क्योंकि डी का मतलब क्या होता है डेप्थ, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम डेप्थ है, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन देम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सर्किट इज यूज टू स्टोर द 1 बिट ऑफ डेटा। तो आप जानते हैं फ्लिप फ्लॉप 1 बिट डेटा यूज करता है, इसको भी मैं याद रखने की आपको टेक्निक बता देती हूँ। देखो फ्लिप फ्लॉप में आपको एल मतलब 1 जैसा कुछ दिख रहा है, तो बस आपको उसको नॉर्मली याद रखना है कि फ्लिप फ्लॉप में हम 1 बिट ऑफ डेटा यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, let's solve question number 11. Consider a triangle PQR with coordinate P00, Q22 and R104. If the triangle is to be magnified to 4 times its size will be keeping R104 fixed, then the coordinates of magnified triangles are, ठीक है। तो आपको देखो अगेन टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है ना, इसको हम बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करेंगे कि अब एग्जाम में सॉल्व करो। इफ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, देन लास्ट है ना, एट लास्ट इसको सॉल्व करें आप। पी क्यू और क्यू की वैल्यू और आर की वैल्यू दी हुई है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो इसमें हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे सबसे पहले, तो आपको एक फॉर्मूला गिवन है ना, यहाँ पर आप जब इसको यूज करोगे आप यहाँ पे सिंपली वैल्यू पुट अप करोगे और आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो आपको बस जो वैल्यू पुट करोगे अगर आपको पॉइंट मिल जाते हैं और वो पॉइंट हमारे आंसर में मिल जाते हैं तो बस हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये दोनों ही पॉइंट हमें आंसर में मिलेंगे, ठीक है, -32 वैल्यू और -22 -4, ठीक है। सो और ये वाला आर वाला पॉइंट तो उसने खुद ही बोल दिया था कि फिक्स्ड है, तो हमें इसे चेक करने की नीड नहीं है, ठीक है। तो देख लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको भी बोला कि हम उस वैल्यू में वैल्यू पुट करेंगे, इसने बोला है कि आर की वैल्यू फिक्स है इसलिए हम उसको चेक नहीं करेंगे। देखो यहाँ पे लिखा है फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है, ये देखो फिक्स, ठीक है। अब आपको ये वैल्यू दे रखी थी, ये वैल्यू दे रखी थी, आर की वैल्यू आपने लिख दी, ठीक है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ सीएसएमए चैनल सेंसिंग मेथड। हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है सीएसएमए सीए का चैनल सेंसिंग मेथड। तो यहाँ पर आप जानते हो 1 परसिस्टेंट, P परसिस्टेंट और 0 परसिस्टेंट होता है, लेकिन 2 परसिस्टेंट कुछ भी नहीं होता है, परसिस्टेंट, ठीक है। P परसिस्टेंट मतलब क्या होता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Arrange the following steps of correct sequence applying the unsupervised learning techniques such as K means clustering on data set. आपको unsupervised learning का sequence बताना है, जैसे कि K means clustering हुआ है ना, समथिंग और। तो सबसे पहले हमारी पहली प्रोसेस क्या हो जाएगी, स्पेसिफाई द नंबर ऑफ क्लस्टर्स पार्टीशन इन डेटा इनटू। आप नंबर को स्पेसिफाई करोगे, क्लस्टर्स के नंबर को स्पेसिफाई करोगे, ठीक है। सेकेंड आप क्या करोगे, रेंडमली इनिशियलाइज करोगे क्लस्टर सेंट्रोइड्स को, ठीक है, क्लियर है। थर्ड स्टेप, क्योंकि देखो असाइन आप कब करोगे, जब आपको क्लस्टर सेंट्रोइड मिल जाएगा ऑलरेडी, तो असाइन डेटा पॉइंट टू नियरेस्ट क्लस्टर सेंट्रोइड। तो डेफिनेटली अगर यहाँ पर हम असाइन करें तो इससे पहले हमको इनिशियलाइज भी करना पड़ेगा क्लस्टर सेंट्रोइड, इसलिए 3 के पहले मतलब बी के पहले ए स्टेप राइट होगी, ठीक है। नाउ थर्ड के बाद हमारी फोर्थ स्टेप क्या हो जाएगी, अपडेट द क्लस्टर सेंटर, क्योंकि असाइन कर दिया अब हम उसको अपडेट करेंगे बेस्ड ऑन द मीन ऑफ डेटा पॉइंट्स असाइन द ईच क्लस्टर, ठीक है। तो ये हमारी नेक्स्ट प्रोसेस हो जाएगी। और एट लास्ट रिपीट बी एंड सी। आप एक चीज तो समझ गए कि बी और सी स्टेप कब आएगी, आफ्टर बी और सी स्टेप कब आएगी, ई स्टेप कब आएगी, आफ्टर बी और सी, ठीक है। तो इसीलिए इसने सबसे लास्ट में ई तो सबको दे रखा है ताकि बच्चे इजीली उसको ना कर पाए, ठीक है।
और देखो ये वाला तो फिर भी नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें बी और सी सीक्वेंस में नहीं है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट दिस क्वेश्चन। इसको देख लेते एक बार और, कि पहले हमने क्या करा, अनसुपरवाइज लर्निंग के सीक्वेंस को एक बार और देख लेते हैं। कि देखो सबसे पहले हमने करा है स्पेसिफाई द नंबर ऑफ क्लस्टर, हमने फाइंड करें। रेंडमली हमने उसको इनिशियलाइज कर दिया क्लस्टर सेंट्रोइड को। हर एक क्लस्टर सेंट्रोइड को अपने हमने असाइन करी डेटा पॉइंट वैल्यू, फिर उसको अपडेट कर देंगे हम उसके मतलब उसके डेटा पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हर एक क्लस्टर को हम उसकी वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, यही स्टेप बी और सी रिपीट करते रहेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। आपको मैच द कॉलम गिवन है लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, तो आपको बताना है। तो सबसे पहले आता है ग्रीडी बेस्ड फर्स्ट सर्च। तो ग्रीडी बेस्ड फर्स्ट सर्च का मतलब क्या होता है फंडा, कि ये थोड़ा लालची होता है, मतलब ये ना प्रॉमिसिंग पाथ सबसे पहले देखता है, ठीक है। ये बस ये देख लेगा कि बस ये वाली पाथ आपको सिंपली अच्छा कॉस्ट दे रही है, बाकी आगे वाली कितना भी दे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये बस जो स्टार्टिंग का पाथ देखता है और चल देता है उस पर, ठीक है। तो इसीलिए कहेंगे इसको कि ये इनकम्प्लीट है इवन इफ द सर्च स्पेस इज फाइनाइट। अगर सर्च स्पेस फाइनाइट होगा तो ठीक है, लेकिन अगर सर्च स्पेस फाइनाइट नहीं हुआ तो ये हमेशा के लिए इनकम्प्लीट रह जाएगी, ठीक है। ए स्टार एल्गोरिथम की बात करते हैं, तो ए स्टार एल्गोरिथम जो होती है उसकी कंप्यूटेशन एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बहुत लाइट होती है, ठीक है। बस वो ऑप्टिमल होती है, वो एस्टिमेट करती है, वो दो चीजें एस्टिमेट करती है, एक तो कॉस्ट है ना, पड़ोसी मतलब जो उसका नेबर नोड है उसकी भी कॉस्ट देखती है, और वो इसकी भी, मतलब वो बहुत ऑप्टिमल है अपने आप में, ठीक है। रिकर्सिव बेस्ड फर्स्ट सर्च जो है वो द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओडी वेयर डी डेप्थ द डीपेस्ट ऑप्टिमल, है ना। क्योंकि देखो इसको मैं ट्रिक बताती हूँ, जिससे रिकर्सिव तो इट इज द लाइक बेस्ट फर्स्ट सर्च बस रिकर्सिवली चलेगा। तो जो रिकर्सिवली चलता है वो डेप्थ मतलब डेप्थ तक बार बार चलता ही रहता है जब तक उसका एंड नोड ना आ जाए, ठीक है। इसीलिए हम इसमें डीपेस्ट ऑप्टिमल सॉल्यूशन डी डिफाइन करेंगे, ठीक है। और एसएमए यानी देखो इट इज अ वेरिएंट ऑफ दिस, ठीक है। तो ए स्टार एल्गोरिथम ऑप्टिमल है तो एसएमए उससे ज्यादा ऑप्टिमल होगी, है ना। सिंप्लीफाइड मॉडलिंग ए स्टार एल्गोरिथम, ठीक है। तो इट इज ऑप्टिमल इफ द सॉल्यूशन इज रीचेबल, अदरवाइज रिटर्न बेस्ड रीचेबल ऑप्टिमल सॉल्यूशन। यानी कि ये हमको मान लो कि अगर हम किसी नोड पे बढ़ गए आगे और आपको मान लो कि वो वाला सॉल्यूशन आपको नहीं मिला, ठीक है। मान लो कि आपको आप यहाँ तक आ गए और आपको इस पे जाना था, आप यहाँ तक आ गए, तो अगर इसको यहाँ पे कोई नोड नहीं मिलेगा, आपको इसको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, तो आप रिटर्न आओगे, फिर इधर आओगे, फिर इधर जाओगे। तो ये क्या करती है, ऑप्टिमल है, जब उसको सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो वो बेस्ट रीचेबल सॉल्यूशन पे पहुंच जाती है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15th, which one of the following symbol table implementation is best suited if access time is to be minimum, है ना। तो यहाँ पर हम जब आप जानते हो कि सिंबल टेबल का हम यूज क्यों करते हैं, हैश टेबल जब हैश टेबल के लिए, तो इसको थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। देखो तो क्या बोल रहा है कि ऑल जो डेटा स्ट्रक्चर्स यू लिस्टेड कैन बी इम्प्लीमेंट एज अ सिंपल टेबल। हम हैश टेबल को कैसे बनाते हैं, लाइक सिंबल टेबल, है ना, इस टाइप से बनाते हैं। They buffer trade-off between operations times like insertion, deletion and access. Our primary concern is minimize the access time in using hash table. आपको अगर मिनिमाइज मतलब आपका जो मिनिमाइज करना है एक्सेस टाइम, तो आप हैश टेबल का यूज करते हो कि डायरेक्टली आप एक्सेस इसमें कर पाओ, ठीक है। हैश टेबल कैन प्रोवाइड द कांस्टेंट टाइम 1, है ना। जैसे कि मान लो मुझे कोई वैल्यू सर्च करनी है तो डायरेक्टली मैं यहाँ पर आके वैल्यू सर्च कर सकती हूँ, इसीलिए इसका कांस्टेंट टाइम 1 होता है, ठीक है। आगे देखते हैं एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी फॉर लुकअप ऑपरेशन एज्यूमिंग गुड हैश फंक्शंस एंड वेल डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा, दैट दिस मींस एवरेज लुकअप टाइम रिमेन्स कंस्टेंट, है ना। मतलब हम जितना भी उसमें टाइम देखेंगे तो वो कंस्टेंट होगा, इनफाइनाइट नहीं होगा। दिस इज बेस्ट थिंग एवर इन हैश टेबल, ठीक है। पोटेंशियल डाउनफॉल इज वर्स्ट के सिनेरियो इज लाइक ऑल कोलाइड। देखो अगर मैं बात करती हूँ कि सबका अपना कॉन्सिक्वेंसेस होता है, ठीक है, और डिसएडवांटेज होता है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज वीकेंड से। तो हैश टेबल हमको बेनिफिट दे रही है विच इज कांस्टेंट टाइम 1, लेकिन वो हमें मतलब नुकसान भी दे रही है कि अगर कोई कोलाइड हो जाता है, मतलब बहुत सारी सेम जगह पे डेटा अकर होता है, क्योंकि हम इसमें इंडेक्सिंग के बेस पे करते हैं, तो फिर वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट दिस क्वेश्चन हैश टेबल के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर मेन मेमोरी, है ना। तो आप जानते हैं कि मेन मेमोरी कौन कौन सी हो सकती है, तो रैम, सी, ठीक है, और कैशे मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी रैम मेमोरी नहीं, मेन मेमोरी नहीं होती है, इट्स वर्चुअली इट इज द एक्सटेंड ऑफ रैम, ठीक है। और एसएसडी यानी कि सॉलिड स्टेट ड्राइव तो सेकेंडरी मेमोरी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। द माइक्रो ऑपरेशन विच डिवाइड्स अ साइन बाइनरी नंबर बाय 2। तो आप कौन से जो माइक्रो ऑपरेशन को 2 से डिवाइड करते हो, तो यहाँ पर बस हमें याद रखना है कि अरिथमेटिक शिफ्ट राइट को हम डिवाइड बाय 2 करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ह्यू ऑफ कलर्स इज रिलेटेड विथ वेवलेंथ, ठीक है। ये सिंपल बस आपको याद रखना है। देखो मेन क्वेश्चंस को डीप में नहीं जा रही हूँ, क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है दिस इज नॉट मोस्ट टाइम पे, जिनसे और ज्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं, हम उसी क्वेश्चन को ज्यादा डीप में डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एल इज इक्वल टू ए बी बी ए, ठीक है। तो आपको एक क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। आपको दे रखा है लेट एक लैंग्वेज गिवन है, ठीक है, वेयर फॉलोइंग स्ट्रिंग्स आर नॉट इन एल। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्ट्रिंग एल में बिलोंग नहीं करती है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो देखो ए बी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ए है, कोई दिक्कत नहीं है। बी ए, ठीक है ना, एग्जिस्ट कर रहा है। फिर अगेन ए बी आ गया, तो आपको रिपीट आ सकता है, कोई दिक्कत, क्योंकि एल स्टार बोला है तो आप कितनी भी बार उसको ले सकते हो, ठीक है। फिर ए, तो सारी एग्जिस्ट कर रही है ना। अब देखो मैं आपको, जब आपको मैं वो बता देती हूँ जो एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो आपको बाकी सारे मिल जाएंगे। देखो सबसे पहले आता है बी ए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ए, क्योंकि 2 बार ए भी दे रखा है। फिर ए भी दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगेन 2 टाइम्स ए दे रखा है, तो ये अगेन 2 टाइम्स ए दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन व्हाट अबाउट दिस बी, ठीक है। तो आप जब इसको ध्यान से सॉल्व करोगे तो हमारे पास एक बी एक्स्ट्रा रहेगा, विच इज नॉट इंक्लूडिंग इन दिस लिस्ट, ठीक है। सो दिस इज वाई कि ये स्ट्रिंग हमारी मैच नहीं करेगी इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, आइडेंटिफाई द कोड सीक्वेंस हमें बताना है। तो देखो जब अगर ये कोड सीक्वेंस आपको दे रखा है तो आप इसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे? तो सबसे पहले 1 0 1 0, ठीक है। तो आप जब इसको देखोगे तो आपको कौन सी बिट चेंज मिलेगी? मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ठीक है। तो यहाँ पर 1 1, ठीक है, ये वाली बिट चेंज हो रही है। फिर अगर आप इसको वापिस से देखोगे तो 1 0, ठीक है, 1 0, अगेन क्या हो जाएगा? 0 1, ठीक है। अब इस बार हमने कौन सी बिट चेंज करी? तो देखो मैं डिफरेंट कलर से आपको बता दी थी कि कौन सी बिट चेंज हो रही। तो देखो पहले ये वाली बिट थी, यहाँ पर कौन सी बिट चेंज हुई? ये वाली बिट चेंज हुई, ठीक है। अब हमारे पास कौन सी बिट चेंज होगी? ये वाली बिट चेंज होगी। उसके बाद आप जब वापिस इसको लोगे तो आपकी कौन सी बिट चेंज हो रही है? 1 0 0, एक सेकेंड, 1 0 0 0, ठीक है। तो अब हमारी कौन सी बिट चेंज हो रही है यहाँ पर? अगेन ये वाली। तो बस जब हम इस साइड मूव करेंगे तो ये वाली बिट चेंज होगी, इस साइड मूव करेंगे तो सेकेंड वाली बिट चेंज होगी, है ना। सो ये एक ग्रे कोड का एग्जांपल है सिंपली, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 21। द हेड मूवमेंट्स हेड डिस्क 200 ट्रैक्स नंबर आपको दे रखा है, रेंज 0 से लेके 199 तक। जस्ट हैज अ फिनिश्ड रिक्वेस्ट टू 125, है ना, इसने 125 की रिक्वेस्ट फिनिश करी है, तो इस पे कंफ्यूज मत होना, ठीक है, इसको हम इग्नोर करेंगे। सर्विस रिक्वेस्ट ट्रैक आपकी मेन चीज ये दे रखी है, 143 पे रिक्वेस्ट है। फीफो एल्गोरिथम आपको यहाँ पर, है ना, फीफो दे रखी है 86, और ये व्हाट विल बी टोटल नंबर ऑफ हेड मूवमेंट्स आपको गिवन है। स्कैन एल्गोरिथम आपको यूज करनी है यहाँ पे, है ना, फीफो से आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो देखते हैं। तो सबसे पहले अगर स्कैन एल्गोरिथम को हम एलिवेटर एल्गोरिथम में भी बोलते हैं, ठीक है। हमने क्या करा? सबसे पहले हमको जो रिक्वेस्ट दी थी, क्योंकि हमने उसको असेंडिंग ऑर्डर में जमा लिया, आपने लिख लिया 0 से लेके 199 तक, और बाकी सारी रिक्वेस्ट हमने यहाँ पे लिख दी, ठीक है। हमारा जो हेड था, रीड राइट हेड, वो कहाँ पे था? 143 पे, मैंने आपको बताया था 143 पे, ठीक है। अब इसके बाद आपको बोला है कि आपको जो है वो कौन सी डायरेक्शन में बढ़ना है? इस 147 वाली मूवमेंट पे, ठीक है। जो हम जाएंगे तो एकदम लास्ट तक, इट्स लाइक लिफ्ट, वो कैसे एंड तक जाती है, तो 143 भी एंड तक जाएगी, है ना, और फिर वापस रिटर्न आएगी और फिर रिक्वेस्ट सर्व करेगी, ठीक है। सो इस टाइप से ये वर्क करती है, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 199, मैंने आपको सिखाया है कि 199 माइनस कितना हो जाएगा? 143, ठीक है। और फिर यहाँ पे 199 माइनस 86, ठीक है। 86 से गलत लिख दिया इसने, या फिर ऊपर 85 होगा, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ 56 प्लस 169, ठीक है। तो ये भी एक रिपीटेड क्वेश्चन ही का पार्ट है, ठीक है। तो ये टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, आपको अगर आता है तो करें, ना आता है तो आप इसको एंड के लिए छोड़े, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन बिलो देयर आर 2 स्टेटमेंट। स्टेटमेंट फर्स्ट कह रहा है इफ
H is non-empty finite subset of group G. AB belongs to H, where A and B belongs to H. H is also a group. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है क्योंकि वो नॉन एम्प्टी सेट है, तो वहां पर A भी बिलोंग करेगा ना। स्टेटमेंट सेकंड देखते हैं, देयर इज नो होमोफॉर्मिज्म एग्जिस्ट फ्रॉम Z प्लस, यानी कि Z मतलब क्या, इंटीजर्स वैल्यूज। ठीक है, Z इज इंटीजर एंड Q इज रेशनल नंबर्स, तो स्टेटमेंट सेकंड इनकरेक्ट हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे नो होमोमॉर्फिज्म बोल रखा है इसने। ठीक है, तो दिस स्टेटमेंट अबाउट दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए मल्टीप्लेक्सिस कंबाइंस 400, यहाँ पर 4 मतलब याद रखना इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर 4। ठीक है, 400 kbps चैनल यूजिंग 2 टाइम स्लॉट्स बिट, है ना। व्हाट इज द बिट रेट, तो सिंपली आपको बिट रेट निकालना है, कुछ नहीं करना है, हमको 4 को 100 में मल्टीप्लाई करना है, आपको 400 आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो इसको थोड़ा सा और हम देख सकते हैं सॉल्यूशन में। देखो यहाँ पर देखो, टोटल बिट रेट निकालने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ चैनल्स इनटू बिट रेट चैनल। ठीक है, तो हमारे पास नंबर ऑफ चैनल्स कितने थे, 4 थे, इसने थोड़ा क्लैरिफाई नहीं किया है, बट दिस इज अबाउट दिस। ठीक है, तो आपको बस पता होना चाहिए। ठीक है, ये आपको 2 बिट्स कंफ्यूज करने के लिए गिवन है।